अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनम नकवी और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकरा कर लौट आती है? रोज एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नोहा और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती है। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके हैं। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे ज़मीर की खामोशी का भी मातम है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सब से, क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिश हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है, लेकिन बात वही है कि चिराग तले अंधेरा। एक जानिब दावे हैं कि इस्लामाबाद सेफ सिटी है, जगह जगह आपको कैमरेज नजर आते हैं, पुलिस के नाके नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम जमीनी हकाइक की बात करें तो वो सेफ सिटी के कोसों दूर नजर आते हैं। हमें हर जगह पर आपको राजधानी नजर आएगी, डकैती नजर आएगी। आप आजादाना तौर पर अपना मोबाइल लेकर किसी भी शाहराह पर सफर नहीं कर सकते। हम चूंकि फील्ड रिपोर्टर हैं, मेरे साथ और बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनके साथ ये वारदातें हो चुकी हैं, जिनके मोबाइल छीने जा चुकी हैं। रिपोर्ट करते हुए उनके मोबाइल उनके हाथों से लेकर चले जाते हैं। रिपोर्ट करवाया जाए, थाने में जाया जाए, लेकिन सिर्फ एक दरखास्त के अलावा कोई कार्रवाई होती नहीं है, या अगर होती है तो उसके समरात हमें नजर नहीं आते। रावलपिंडी की बात की जाए तो वहां पर चोरी, डकैती, राहजनी और इसके साथ साथ रेप की वारदातों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है, जबकि पुलिस के दावे है कि 2026 में 50% तक क्राइम रेट में कमी आई है। ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि सरकारी आदाद शुमार फिल वक्त शाये नहीं किए गए। अगर किए गए हैं तो उनमें सिर्फ ये बताया गया है कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। कितने अंदराज हुए हैं ये जाहिर नहीं हो रहा, कितनी क्राइम की वारदातें हुई हैं ये जाहिर नहीं हो रहा। इस्लामाबाद में पिछले दिनों एक मारूफ बिजनेसमैन को कत्ल कर दिया गया, लेकिन ताहाल उसके मुजरिमान को कोई करार वाकई सजा नहीं दी गई। हमने देखा कि सना यूसुफ को कत्ल कर दिया गया, 1 साल के बाद उसके कातिल को सजा हुई। इस तरह से मारूफ शख्सियात को यहाँ पर कत्ल किया जाना, यहाँ पर डकैतियां होना। इस्लामाबाद पुलिस के अपने SHO और उसके बेटे को दिन दहाड़े डकैतों ने कत्ल कर दिया, फायरिंग कर दी और इसकी CCTV फुटेज भी सामने आई, लेकिन उसके बावजूद अब तक ऐसी कोई खबर शायद नहीं हुई जिसमें ये बताया गया हो कि उनके कातिलों को सजा दी गई है या पकड़ लिया गया है। इस किस्म के वाकयात ना सिर्फ सेक्टोरियल एरियाज में हो रहे हैं बल्कि गिरदोनवा में इनकी तादाद और भी ज्यादा है, लेकिन वो रिपोर्ट भी नहीं होते क्योंकि शहरियों में ये भी तशवीश पाई जाती है कि जब ऐसे किसी क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए थाने का रुख किया जाए तो ना सिर्फ वहां पर मुख्तलिफ किस्म के सवालात का सामना करना पड़ता है, बल्कि ये सिर्फ एक अजियत और सब्र आजमा मरहले के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब तक मेरी दानिश में ऐसा कोई भी वाकया मेरे सामने नहीं आया या कहीं से रिपोर्ट नहीं हुआ कि अगर किसी का मोबाइल छीना गया है तो वो रिकवर हो गया हो, मां सिवाय इसके कि कोई इंटरनेशनल शख्सियत हो, कोई बड़ी शख्सियत हो जिसमें पूरा सिस्टम जो है वो लग जाए और आपके मोबाइल फोन जो है वो आपको रिकवर करवा के दे दे। लेकिन आम शख्सियत के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस्लामाबाद के शहरी खुद को सड़कों पर जाते हुए, गलियों पर जाते हुए गैर महफूज तस्वुर करते हैं, जबकि हुकूमत का दावा है, जबकि इंतजामिया का दावा है कि इस्लामाबाद एक सेफ सिटी है। लेकिन बात वही है, चिराग तले अंधेरा है। ये शहर कभी अमन की पहचान हुआ करता था, मगर अब हर गली में खौफ का साया है। लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते हैं और हर नई सुबह किसी नई वारदात की खबर लेकर आती है। सवाल यह है कि आखिर इस शहर को जराइम की आग में झोंकने वाले हाथ कौन हैं और क्यों कानून का खौफ मुजरिमों के दिल से खत्म होता जा रहा है? एक ऐसा शहर जहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर बाकी शहरों की निस्बत बहुत बेहतर था। यानी अगर कहीं पे भी कोई डिस्प्लेसमेंट हुई, कोई हमारे KP में हालात ख़राब हुए, जब
تو اس وقت سے لوگ جو ہے نا انہوں نے ہجرت کی. کراچی میں حالات خراب ہوئے, لوگوں نے اسلام آباد میں ہجرت کی. تو اس وقت میں یہاں جہاں اسٹریٹ کرائم وہ بہت کم تھے, بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے, اور لوگ جو ہیں وہ رات گئے بھی نسبتاً اپنے آپ کو کیا کہ بہت کمپلیٹلی محفوظ تصور کرتے تھے. اور جہاں کی جو پولیس ہے وہ خود کو ایک ماڈرن, پروفیشنل اور ٹیکنالوجی بیسڈ فورس کے طور پر پیش بھی کرتی تھی, لوگ بھی سمجھتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وفاقی دارالحکومت کی آبادی بڑھی, ویسے ویسے ہی جرائم کی نوعیت اور تعداد میں آپ کو پتہ ہے اضافہ ہوتا چلا گیا. ماہرین کہتے ہیں کہ جب بے روزگاری بڑھتی ہے, قانون کمزور پڑتا ہے اور معاشرے میں ناانصافی عام ہو جائے تو جرم صرف ایک عمل نہیں رہتا بلکہ ایک سوچ بن جاتا ہے. ایسی سوچ جو نوجوانوں کو اندھیروں کی طرف دھکیل دیتی ہے اور پھر یہی اندھیرے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اسلام آباد جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے شاید ایک چھوٹا شہر ہو, لیکن یہ گہرائی میں جسے کہتے ہیں نا, یہ بہت گہرا ہے. اس یہاں کی پولیس کے لیے یہ بہت گہرا شہر ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ لوگوں کی امیدوں, خوابوں اور مواقع کا بھی ایک مرکز ہے. تو پہلے نمبر پہ تو ہر ایک مارکیٹ, جس مارکیٹ ہے وہاں پہ ڈیوٹیز لگنی چاہیے رش کے دنوں میں اور عام بے دنوں میں لگنی چاہیے. ریاست کو چاہیے کہ عوام کو تحفظ دے, جو قانون ادارے ہیں ان کو فٹ کریں, ہر چیز کو چیک کریں. دارالخلافہ کوئی عام شہر نہیں ہے. یہ بڑھتے ہوئے جرائم صرف اعداد و شمار نہیں, یہ ہر اس شہری کا خوف ہے جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہے. اگر بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو شاید آنے والے دنوں میں اس شہر کی پہچان صرف خوف, خون اور بے یقینی بن کر رہ جائے گا. سوال اب بھی وہی ہے, کیا قانون واقعی جاگ رہا ہے یا مجرم شہر پر اپنی حکمرانی قائم کر چکے ہیں؟ کبھی کبھی جرم صرف قانون نہیں توڑتا بلکہ انسانیت کی روح کو بھی زخمی کر دیتا ہے. اسلام آباد کے پوش علاقے میں ایک ایسا انکشاف سامنے آیا جس نے ہر سننے والے کو سکتے میں ڈال دیا. ایک ایسا گھر جو باہر سے عام دکھائی دیتا ہے مگر اس کے اندر کیا ہو رہا تھا, یہ سوال اب پورے ملک کو بے چین کیے ہوئے ہے. وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA نے خفیہ اطلاع پر اسلام آباد کے سیکٹر F71 میں چھاپا مارا. بظاہر یہ ایک معمول کی کارروائی لگ رہی تھی, لیکن جیسے ہی دروازے کھلے تفتیش کاروں کے سامنے ایسے مناظر آئے جنہوں نے تجربہ کار افسران کو بھی حیران کر دیا. تحقیقات کے دوران ایک حیران کن پہلو سامنے آیا. FIA کے مطابق ملزمان مبینہ طور پر ہیومن پلیسینٹا کو غیر قانونی طور پر پروسیس کرتے تھے اور اس سے تیار ہونے والی مصنوعات شی پلیسینٹا کے نام سے ویتنام میں برآمد کی جاتی تھیں. اگر یہ الزامات درست ثابت ہوئے تو یہ معاملہ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ایک بین الاقوامی غیر قانونی نیٹ ورک کی شکل اختیار کر سکتا ہے. تمام گرفتار ملزمان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان سے تفتیش جاری. یہ سوال بھی جواب مانگ رہے ہیں, یہ نیٹ ورک اگر واقعی اتنا منظم تھا تو وہ کب سے کام کر رہا تھا؟ انسانی اعضاء کہاں سے آتے تھے؟ کیا اس کے پیچھے مزید افراد ہیں یا ادارے بھی موجود ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر کیا ایسے مزید خفیہ مراکز کہیں اور بھی سرگرم ہیں؟ یہ کیس صرف چند گرفتاریوں کا نہیں بلکہ انسانی جان, اخلاقیات اور قانون کے تحفظ کا امتحان بن چکا ہے. اب قوم انتظار کر رہی ہے فرانسک رپورٹ کا, کیونکہ اصل حقیقت وہی سامنے لائے گی کہ اس گھر میں آخر ہو کیا رہا تھا. ناظرین جہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے. کچھ جرائم صرف ایک جان نہیں لیتے بلکہ انسانیت کے وجود پر سوالیہ نشان چھوڑ جاتے ہیں. ناظرین کرام, آج کے جرم کہانی میں ہم ایسی کہانی بتانے جا رہے ہیں کہ جس میں عطار انڈسٹریل زون میں ایک ایسی فیکٹری پکڑی گئی ہے کہ جہاں پہ سنتھیٹک دودھ کے نام پر ایک سفید زہر یا سفید محلول تیار کیا جا رہا تھا. یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جو صرف جرم نہیں, میں کہوں گا کہ یہ ایک غذائی دہشت گردی اور غذائی دہشت گردی میں مبتلا یہ فیکٹری جو پکڑی گئی ہے. DG فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مارا اپنی ٹیم کے ساتھ اور یہاں پہ ایک بڑی کارروائی میں نہ صرف فیکٹری کو اس وقت جو ہے وہ بند کر دیا گیا, فیکٹری کے تالے لگ گئے,
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ موجود فیکٹری کا جو عملہ تھا وہ بھی پکڑا گیا اور اس کا جو سامان تھا وہ بھی ضبط کر لیا گیا. ہم اس وقت موجود ہیں فیکٹری میں اور یہاں پہ آپ کو ایک گرد ماحول بھی دکھاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ 1 لاکھ لیٹر دودھ جو ہے وہ تیار کیا جاتا تھا, جو کہ مختلف ٹینکرز کی مدد سے نہ صرف جو کے پی کے ہے اس کے ایریے میں بلکہ پنجاب کے مختلف ایریاز جیسے کہ راولپنڈی, اسلام آباد, ٹیکسلا اور جو گردنواں میں شہر موجود ہے وہاں تک یہ 1 لاکھ لیٹر یومیہ دودھ جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا تھا. اتنی بڑی مقدار میں دودھ جو کہ بچے بھی پیتے ہیں, بزرگ بھی پیتے ہیں, بیمار لوگ بھی پیتے ہیں, تو اتنا اہم غذائی جز اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غذائی دہشت گردی کی گئی اور یہ دودھ جو دودھ کے نام پہ سفید محلول تھا جو زہر آلود تھا جس میں مختلف کیمیکلز اور اس کے ساتھ ساتھ فارملین جیسا کیمیکل جو کہ لاشوں کو جو ہے وہ خراب نہ ہونے کے لیے لگایا جاتا ہے, وہ فارملین بھی اس دودھ کا حصہ تھی. یہاں پہ جو آج دودھ کے ٹینکرز پکڑے گئے ہیں اس کی فوٹیجز بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور سب سے پہلے تو یہ بتاتے چلے کہ فیکٹری کو اس وقت سیل کر دیا گیا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیکٹری جو ہے وہ اس وقت سیل ہو چکی ہے اور اس پر آپ ڈی جی کے جو ہے وہ سیل اسٹیمپ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی کے پی کے موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کارروائی کی گئی اور اس میں کیا کیا برآمد ہوا. ماہرین نفسیات کہتے ہیں اکثر سنگین جرائم ایک لمحے میں جنم نہیں لیتے, ان کے پیچھے برسوں کی تلخیاں, غصہ, کنٹرول کی خواہش اور جذباتی عدم توازن چھپا ہوتا ہے. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل فوڈ اتھارٹی کے پی کے مبشر صاحب, ان سے جانتے ہیں کہ کیا کارروائی کی گئی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا, یہ جو فیکٹری آپ نے ہتار میں یہاں پکڑی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ لیٹر یومیہ دودھ جو ہے وہ دودھ کے نام پہ محلول دیا جاتا ہے, کیا تفصیلات ہیں اور جب آپ نے چھاپا یہاں پہ مارا تو کیا یہاں سے برآمد ہوا؟ یہاں پہ ہم نے مختلف طرح کے کیمیکلز بھی ہم نے برآمد کیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف مشینیں جو کہ اس وقت اس محلول کو تیار کر رہی تھی وہ بھی اس وقت فنکشنل تھی, ان کو بھی ہم نے سیز کیا اور ہم نے موقع پر یہ ساری چیزیں قبضے میں لے کے باقاعدہ طور پر ہم نے فیکٹری کو سیل کی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایکوپمنٹ بھی پکڑا گیا ہے جی, تو یہ جو فیکٹری تھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کام کو ایکسٹینڈ بھی کر رہے تھے اور سامان جو تھا یہاں کا وہ کس طرح سے پھر ڈسمینٹل کیا گیا اور کیا روٹین ہے؟ جی وہ اس طریقے سے ہے کہ چونکہ یہ لوگ پنجاب سے یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں تو یہ ان کی کافی ساری جو مشینری تھی وہ آپریشنل تھی. جس وقت ہم آئے تو ہم نے یہ دیکھا جو آپریشنل تھی وہ ہم ساری جتنی بھی ہمارے لیے جو پاسبل تھا, چونکہ ہیوی اکوپمنٹس ہوتے ہیں تو سم ٹائمز مشینری ہم موو نہیں کر سکتے ہیں, تو جو ہمارے لیے پاسبل تھی وہ ہم نے سیز کی ہے اور جو ڈسمینٹل ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ اس کو دوبارہ سے اس کو آپریشنل نہ کیا جا سکے تاکہ عوام کی صحت انشور رہے. موقع پہ کوئی دودھ پکڑا گیا ہے اور جو کیمیکلز بتائے جا رہے ہیں ان کی کوئی مقدار پکڑی گئی ہے؟ جی بالکل, موقع پہ دودھ برآمد ہوا تھا اور ہم نے آن سپاٹ ہم نے اس کو لیبارٹری انالیسز ہم نے آن سپاٹ بھی کیا تھا. اس کے بعد ہم نے باقاعدہ ہماری جو اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب ہے پشاور حیات آباد میں, ہم نے وہاں پر اس لیب کو بھی بھیجا جس کی رزلٹ رپورٹ آ چکی ہے. جرم کرنے والا شخص اکثر اپنے عمل کو وقتی غصے یا ذاتی جواز کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک جان لینے کے بعد متاثرہ خاندان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے. بچے ماں سے محروم ہو جاتے ہیں, والدین بیٹی کے غم میں ڈوب جاتے ہیں اور معاشرہ ایک بار پھر عدم تحفظ کے احساس سے دوچار ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی صاحب واصف سعید صاحب, ان سے جانتے ہیں کہ یہ کارروائی کیسے عمل میں لائی گئی اور ان کے خلاف جو ابھی قانونی کارروائی ہو چکی ہے یا ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے کیا ڈیٹیل ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی اور کے پی فوڈ اتھارٹی کی جوائنٹ کوآرڈینیٹڈ انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے جو ہے کی وساطت سے کارروائی عمل میں لائی گئی. یہ بیسکلی جی باول نگر سے تعلق رکھنے والا ایک بڑا منظم ریکٹ ہے جو کہ ایز پر دی انفارمیشن ریسیوڈ جو ہے یہ سب سے بڑا پنجاب میں جعلی دودھ بنانے والا ریکٹ تھا, جس کو پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کریک ڈاؤن کر کے ان کا کلا کما کر دیا تھا پنجاب میں, اور لیکن پھر یہ انہوں نے ریلوکیٹ کرنے کی کوشش کی صوبہ خیبر پختونخوا میں, اور ان کی سپلائیز جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو گئی تھی, ان کے دودھ کی سپلائی ریسنٹلی ڈیٹیکٹ ہوئی
जुड़वा शहरों में जैसे आपने फरमाया, बाकी रीजन्स में, तो हम जीरो इन कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि इनको ट्रेस करें कि ये कहाँ से इनकी प्लांट और फैक्ट्री जो है कहाँ इस्टेब्लिश की है। तो जब ठोस शवाहिद मिले और बिल्कुल लोकेशन हमने पिन पॉइंट कर ली, तो 26 तारीख को हमने एक हाई लेवल टीम बनाई जिसको मैंने खुद लीड किया, और हमने और ये ऑपरेशन की, और रंगे हाथों हमने इस फैक्ट्री को पकड़ा, और इस फैक्ट्री में हमने तमाम जो इंग्रेडिएंट्स थे, जो मुज़र सेहत अज्जा इस केमिकल दूध बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, वो हमने रंगे हाथों पकड़े। साथ में हमने 50,000 लीटर दूध जो है वो टैंकर्स में पकड़ा, विच वाज रेडी फॉर सप्लाई। तो साथ में इनका स्टाफ पकड़ा, इनके हमले ने उधर ऑन द स्पॉट भी ऐसी शवाहिद हमें मिले, इंकशाफात किए कि जिससे हमें क्लियर हुआ कि ये वही गैंग है, और ये इधर से कीमियाई जो है वो दहशतगर्दी कर रहे थे, ग़िज़ाई दहशतगर्द है, और वही ग़िज़ाई और कीमियाई दहशतगर्द थे, तो ये केमिकल दूध सप्लाई कर रहे थे। ये हम सुनते आ रहे होते थे कि इस तरह की फैसिलिटीज़ या इस तरह की प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इस दिन हमने देख ली ये टोटली रिवर्स इंजीनियरिंग में इन लोगों ने महारत हासिल की हुई है। ये टोटली रिवर्स इंजीनियर करके जो है पानी और फैट्स और सॉलिड नॉन फैट्स से, जो कि दूध के कुछ इंग्रेडिएंट्स और कुछ मुज़र सेहत अशिया जो दूध का जो जिनको मिला के थ्रू एमल्सिफिकेशन एजेंट्स ये दूध की शक्ल दे रहे थे, और दूध का शायद टेस्ट भी दे रहे होते हैं, क्योंकि इसमें टेस्ट एनहांसर्स भी इस महलूल में शामिल थे। तो ये हम अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं। ये लोग हर दर्जे इसमें महारत हासिल कर चुके हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके दूध कैसे बनाई जाए। अच्छा सर, जो अभी आपने कार्रवाई भी की है इसके ऊपर, और जो मेन इसमें सरगना है उसके ऊपर FIR भी है, क्या आगे आप इसको कैसे परस्यू करने जा रहे हैं? और ये भी देखने में आ रहा है कि इनकी मुख्तलिफ जगहों पे और भी शूटिंग्स थी पंजाब के अंदर भी, क्या कोऑर्डिनेशन चल रही है दोनों अथॉरिटीज़ की आपस में? इस हवाले से क्या बताएं? जी, हमारी बड़ी रोबस्ट इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है सिस्टर फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ के साथ। पंजाब में जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी वुड बी बेटर इन्फॉर्म्ड, लेट अस नो, लेकिन जहाँ तक KP में इनका फुटहोल्ड था, तो वो फुटहोल्ड एस्टेब्लिश होने से के साथ ही जो है हमने इनका कमा कर दिया है, और तो इनका कमा कर दिया है। और आपने पूछा कि कानूनी कार्रवाई, तो हमने FIR उसी दिन दर्ज करवा दी। साथ में हमने तमाम इनके जो मूवेबल इमूवेबल आइटम्स थे भाग के सरकार सब कर दिए हैं, पर्चा दर्ज कर लिया है अपने एक्ट के मुताबिक, और 24 घंटे के अंदर अंदर इनकी जितनी भी मशीनरी थी वो उठा के सिक्योर प्रेमिसेस में शिफ्ट कर दी है, और जो इनकी फैक्ट्री थी जो ऑपरेशनल थी उसको डिसमेंटल करके हमने सेफ सिक्योर मकाम पे शिफ्ट करके भाग के सरकार जब्त कर लिया है। सर, इसमें इनकी जो ये खुला दूध था जो आपने वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया अभी तक, उसमें कोई और आइटम भी थे, कोई पैकेजिंग या फिर क्रीम वहाँ पे बना रहे थे, या कोई उनके पास रजिस्ट्रेशन थी जो पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट से? किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन इनके पास नहीं थी, किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन नहीं थी इनके पास, किसी किस्म की इनके पास लाइसेंसिंग नहीं थी, और जो है ये कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे। यही जो दूध के नाम पे महलूल है वही ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे, बना रहे थे, और कोई प्रोडक्ट इनका नहीं है जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहे थे। ये लूज मिल्क की फॉर्म में इसको बेच रहे थे। जो जगह आपने बताई है पिंडी रीजन में, इस्लामाबाद रीजन में, KP के कुछ अजला में जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन इनका नेटवर्क था। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आप सुन रहे थे DG वासिफ सईद साहब को। इन्होंने बताया कि ये कितनी बड़ी कार्रवाई थी, और उसी लिहाज से इनकी इन्वेस्टिगेशंस भी अभी जारी हैं, और FIRs भी हो चुकी हैं। वहाँ पर जो फैक्ट्री थी वो भी डिसमेंटल हो चुकी है। अब देखना ये है कि आगे
आने वाले दिनों में इस पे क्या जो है अपडेट्स आती हैं, तो इंशाल्लाह उसके साथ साथ वो भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह ने। नाजरीन, जहां लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, वेलकम बैक। कोहे सरल के शोले तो बुझा दिए गए, लेकिन इस वाक़ये ने कई अहम सवालात छोड़ दिए हैं। क्या माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अवामी शऊर काफ़ी है? क्या जंगलाती इलाकों में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद मौसर अंदाज में हो रहा है? और क्या कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूदा निज़ाम मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने की सलाहियत रखता है? क्योंकि जब एक जंगल जलता है तो सिर्फ दरख्त नहीं मरते, बल्कि एक मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम मुतासिर होता है और इसके असरात बरसों तक महसूस किए जाते हैं। हमारे साथ DFO हरीपुर मौजूद हैं, जो कि महकमा जंगलात के फॉरेस्ट ऑफिसर भी हैं। इनसे भी जानते हैं कि ये जो आग लगने की हकीकत है वो क्या है और असल हक़ाइक़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा वकील साहब कि यहाँ पे लोगों में ये मिथ पाई जाती है कि हर दफ़ा ये आग लगाई जाती है और इसमें महकमा के लोग भी इन्वॉल्व होंगे और दीगर जो मकामी अफराद है लकड़ी की खातर किया जाता है, और इसके अलावा भी बहुत सी बातें की जाती हैं। आप बताएं कि इसमें हकीकत क्या है और ये आग लगने की वजह क्या है जो हर साल यहाँ पे कीमती लकड़ी या जो जंगली हयात है उसके ये नुकसानदेह भी होती है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये आजकल तो मेरे ख्याल में फ़ायर सीज़न है और ये बड़ा बर्निंग इशू बना हुआ है। स्पेशली सारे सोशल मीडिया पे आप रोज़ाना देखते हैं इंसिडेंट्स हो रहे हैं फायर के। बेसिकली इस तरह है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये आपको पीछे जो नज़र आ रहा है ये स्क्रब फॉरेस्ट है, और स्क्रब फॉरेस्ट में 2-3 हमारी मेन स्पीशीज़ होती है। इसको जाड़ीदार जंगल भी कहते हैं, डोडोनिया हो गया, अकेशिया हो गया, ओलिव हो गया, और ये बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है, ये मेन हैबिटेट होता है उसका। और यहाँ आप फील्ड में खड़े हैं, इधर देख सकते हैं पीछे जंगल को, यहाँ से आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो लोग कहते हैं कि टिम्बर माफिया और ये वो, यहाँ आपको कोई इस तरह का बड़ा दरख्त जो स्पेशली पाइन हमारे देवदार होता है, ब्लू पाइन होता है, चीड़ पाइन होता है, यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा हो। तो टिम्बर में इस्तेमाल होने वाला यहाँ पे कोई भी दरख्त नहीं है कि कोई टिम्बर माफिया या इस तरह का इस्तेमाल हो। बाकी जो आग लगने की वजूहात होती है वो मल्टीपल फैक्टर्स हो जाते हैं। एक तो ये स्क्रब फॉरेस्ट में या चीड़ पाइन फॉरेस्ट में एक नेचुरल भी होता है कि हर साल लोग अपनी ग्रासेस के लिए और इसलिए भी आग लगा सकते हैं, ये फैक्टर है। और बहुत सारी जगहों पे शरारतन भी लोग इंटेंशनली भी आग लगा देते हैं और किसी को तंग करने के लिए, ये भी उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये काफ़ी सारे इस तरह के फैक्टर्स होते हैं कि मतलब इस वजह से। और ये हमारा फायर सीजन है, बहुत ड्राइनेस होती है ये 15 मई से लेकर 15 जुलाई के दरमियान। तो इसमें चूँकि अगर आप देखें चीड़ पाइन के फॉरेस्ट में तो वहाँ पे हमारी नीडल्स गिरती है, और नीडल्स जो है वो पेट्रोल का काम करती हैं। ज़रा सी भी अगर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चूँकि आग लग जाती है, तो आग लगाते हुए ये कि ट्रैवलिंग के दौरान कोई आग लगा सकता है। सम टाइम टूरिस्ट जो होते हैं वो उनकी लापरवाही की वजह से वो कुकिंग वगैरह बारबेक्यू करते हैं जंगल के नज़दीक, कोई सिगरेट इस तरह चलते हुए फेंक देता है। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब अनइंटेंशनली भी किसी को पता नहीं चला, उसने सिगरेट फेंक दिया या उसको इसका अंदाज़ा नहीं था, तो आग लग सकती है। और फिर मैंने दूसरा बताया कि जिस तरह लोग शरारतन भी आग लगा। अच्छा, आपने बात की शरारतन भी बाज़ दफ़ा आग लगाई जाती है, और टिम्बर माफिया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि और नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे कोई बड़े दरख्त भी मौजूद नहीं है, तो ये जो चरागाहें हैं यहाँ पे बड़ी ज़्यादा तादाद में परिंदे और एहतियाती जानवर वगैरह भी हैं। ये जो जानबूझ के आग लगाने वाले हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इससे कितना नुकसान होता है हर साल जो आग लगाई जाती है? और इस दफ़ा भी आपने बड़ा अच्छा काबू पाया आपकी टीम ने, लेकिन फिर भी आग जो है वो तकरीबन 2 दिन, इससे क्या नुकसान होते हैं, उसके हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, जिस तरह मैंने ये बात की कि ये जो हमारा स्क्रब फॉरेस्ट होता है, जाड़ीदार जंगल, ये हैबिटेट होता है वाइल्ड लाइफ के लिए, और ये जो सीज़न चल रहा होता है ये ब्रीडिंग सीज़न भी है। तो इसमें ये होता है कि जो बच्चे निकालते हैं परिंदे वो अपने अपने घोंसलों में होते हैं, और जब आग लगती है तो वो सारे जल जाते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। और मैं कहता हूँ बसीयत मुसलमान भी हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे किसी घर में बंद हों और उस घर को आग लग जाए तो माँ हम पे क्या गुजरेगी। तो सिमिलरली बसीयत मुसलमान, बसीयत प्रोफेशनल, बसीयत पाकिस्तानी हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम आग लगाते हैं तो उन परिंदों का, उनके बच्चों पे क्या गुजरती होगी, वो जल जाते हैं, कितना बड़ा नुकसान होता है। और ये पूरा जो बायोडाइवर्सिटी है ये पूरी जो है डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी एक नस्ल ख़त्म हो जाती है। और ये ब्रीडिंग सीज़न होता है। मेरा सबको ये मैसेज है, ये पैगाम है कि ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, शरई लिहाज से भी, रवाजन भी मुर्र है, कानूनन भी ये जुर्म है, और हमें तो बहुत ज़्यादा बसीयत मुसलमान ख्याल करना चाहिए। मैसेज है कि आग वाले इंसिडेंट जो इंटेंशनली हम लगाते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, और आग कभी भी नहीं लगानी चाहिए, और जहाँ पे लगे
तो कलेक्टिवली मैं कहता हूँ जितने लोग भी उसको देखें आए उसको फौरन आके बुझाएं। अच्छा, आग बुझाने की आपने बात की, आपका इदारा यहाँ पे आग बुझाने के हवाले से आपने क्या स्टेप्स उठाए हैं? और इसके अलावा भी जो बात की जाती है टिम्बर माफिया की, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है अपर खानपुर में, इस तरह की लकड़ी है भी, कुछ इंसिडेंट नज़र भी आए साबका अदवार में, तो आपकी अभी हुकूमती पॉलिसी क्या है? अगर इस तरह के लोग आपके सामने आते हैं माफियाज, तो उनको कैसे टैकल किया जाएगा? पहले जिस तरह आपने बात की कि आपने फायर के लिए क्या क्या वो किए हैं, तो फायर के लिए हम प्रीएम्प्टिव मेजर्स अडॉप्ट करते हैं जितने भी, जिस तरह मैंने बताया कि उसमें 4-5 चीज़ें हैं। हम फायर लाइंस बना लेते हैं कि अगर एक साइड से फायर लगती है तो दरमियान में एक गैप्स आ जाए, वो क्रॉस ना कर सके। फिर डेब्रीज कलेक्शन जो ग्रास कटिंग होती है वो हम कर लेते हैं। इसके अलावा हमने सेक्शन 144 हम पोजीशन जो है वो हमारे डीसी साहब ने की हुई है। इसके अलावा रिलीजियस जो लीडर है हमारे, आइमा अकराम है, इमाम मस्जिद है, उनके ज़रिए हमने लोगों को एक पैगाम मिंबर रसूल से दिया है कि आग लगाना कितना बड़ा जुर्म है, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं। तो ये सारे इक़दामात जो हैं प्रीएम्प्टिव मेजर्स हम करते हैं। फिर जिस तरह आपने कहा कि अगर आग लग जाए, तो आग अगर लग जाए तो पहले तो ये है कि हमारे हॉट स्पॉट के ऊपर जहाँ जहाँ हमारे इस तरह प्रेसिडेंट है पहले वाले आग के, वहाँ हमारी एक रिस्पॉन्स फोर्स बनी हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। वो कैलिब्रेशन विद द रेस्क्यू 1122 एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सिविल डिफेंस, इनके साथ मिल के वो इमीडिएटली वहाँ उस स्पॉट के ऊपर पहुँचते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। चूँकि ये हिली एरियाज़ में जो होता है कि रेस्क्यू 1122 हो गया या TMO हो गया, उसकी गाड़ियाँ रोड तक तो आती हैं लेकिन हिली एरिया में नहीं जाती। तो एक चीज़ को कैरेज करके ले जाना बड़ा, हमारे पास फिर इस तरह के कुछ इक्विपमेंट है, बीटर्स हो गए, रैक्स हो गए, रैक से हम चीज़ें जो कलेक्ट करते रहते हैं, नीडल्स वगैरह, और बीटर जो है जो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इस तरह की अगर ग्रीन टेनियाँ हमारे आ जाएँ तो वो भी एज ए बीटर काम करती हैं। चूँकि आप ये देख सकते हैं हिली एरिया है और इसमें इस तरह की कोई हैवी चीज़ आप उठा के नहीं ले जा सकते हैं, तो वो बेस्ट होता है जो बीटर्स आपके हमने बनवाए भी हुए हैं अपने। और उसके अलावा जो हम ये सफ़ेद आपको सब्ज़ झाड़ियाँ नज़र आ जाती है, इसके भी हम बीटर बनाते हैं। तो बस यही हमारे इक़दामात है फिर आग बुझाने में। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ हमारे इंसिडेंट हुए हैं उधर हमने फौरी वहाँ पे पहुँचे और हमने आग बुझाई है। अच्छा, टिम्बर माफिया के हवाले से भी मैंने सवाल किया आपसे कि ये भी हकीकत भी है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ये लोग अपनी कार्रवाइयाँ करते भी हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं? और अगर अवामी सतह पे इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि अवाम किस तरह आपकी हेल्प कर सकते हैं? इस तरह अवाम का आपने सवाल किया, तो अवाम तो मैं सबको ये मैसेज देता हूँ कि आप कोई भी फॉरेस्ट ऑफेंस अगर इस तरह का देखें, चूँकि जब हम तो हमेशा लोगों को कहते हैं कि आप सेंस ऑफ ओनरशिप उनमें डेवलप हो कि ये आपके अपने जंगलात हैं। अब देखें ना, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो सदियों से रह रहे हैं, फिर भी उन रहेंगे, तो ये नेचुरल रिसोर्स उनके हैं बेसिकली। तो लोगों का तो ये कोऑपरेशन हो सकती है कि अगर कोई ऑफेंस देखें तो इमीडिएटली जो मुतलका अदारे हैं उन तक वो खबर पहुँचाएँ ताकि हम एज़ पर लॉ उनके खिलाफ काम कर सकें। तो जिधर जिधर अगर कोई ऑफेंस होता है तो एज़ पर लॉ हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। और हमारे हाई अप्स भी इस बारे में बड़े सेंसिटिव हैं, वो हमारे रेगुलर डेली बेसिस के ऊपर मीटिंग्स और फीडबैक और वो सारा ले रहे हैं। डैशबोर्ड्स हमने बनाए हुए हैं और डैशबोर्ड्स में रोज़ाना की जितनी भी हैं, अगर कोई आग का इंसिडेंट है या कोई टिम्बर का है या इस तरह का एंटी स्मगलिंग, तो उसके बीच में हम फीड करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अहम गुफ्तगू आपने वकील साहब की सुनी कि इस हवाले से इनके अहकामात भी बड़े सख्त हैं कि जो इस तरह की एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व होंगे उनके लिए जो है अदारा काम भी कर रहा है। इसके साथ साथ हम दीगर जो यहाँ के लोग हैं उनसे भी आपकी मैंने बात करवाई और हकीकत जानने की कोशिश करी कि क्या इशूज़ हैं, किस वजह से ये आग लगती है, और कोशिश की जो असल हकायक हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ। नाजरीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है जहाँ लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं, लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने माशरे को महफूज रखने के लिए कानून, अखलाकियात और इंसानियत की हदूद को न सिर्फ पहचाने बल्कि उन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमूज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिए ख्याल। अल्लाह नेगहबान।